don't go after the name of the firm, go after the name of the manager or the partner basically whom you are going to work. मेरे पॉडकास्ट अब तक मैंने जितने किए हैं, ये पहली बार है कि किसी को इतनी आसानी से आर्टिकल्स मिल गए हैं। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे 10 लोगों की टीम एक ही रूम में बैठ के काम करती है? वो हो नहीं सकता कि वो एनआरसी के इलेक्शंस और नेटवर्किंग ना हो। ये कैसे मुमकिन होता है और एक फीमेल के लिए इसको करना कितना ट्रिकी है? और वो मेरी भाभी ने वो पिक्चर बना के वो ग्रुप में शेयर की, और एक साइड पे मैं बहुत प्रोफेशनली डिग्री पकड़ी हुई है और एक साइड पे मैं झाड़ू दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है वो सिर्फ मेल्स के लिए है, या इसमें फीमेल्स आ नहीं सकती या कामयाब नहीं हो सकती? आज हमारी पॉडकास्ट में मेहमान है, उन्होंने ये साबित किया है कि जो बंदा एफर्ट करे, डेडिकेशन के साथ इस प्रोफेशन के साथ चले, तो वो ना सिर्फ इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है बल्कि इस प्रोफेशन को मैनेज कर सकता है। और इस प्रोफेशन की रूह रवां है जो एनआरसी की मेंबर हैं, रीम राइस की CFO हैं। प्लीज़ वेलकम मैम अमारा गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली। क्या हाल चाल है मैम? ठीक ठाक बिल्कुल है? ठीक, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। आपका बहुत शुक्रिया मैम। मैं बड़ा एक्साइटेड था, आपकी मैंने सारी प्रोफाइल देखता रहा और मैं इम्प्रेस होता रहा और ये बिल्कुल प्लान्ड लाइंस नहीं थी। जैसे मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई जनरली ये बताया जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि ये प्रोफेशन तो सिर्फ मेल्स के लिए है, लेकिन आपने प्रूव किया है कि हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ हर बंदा हर चीज़ अचीव कर सकता है। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स बीन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला बेसिकली। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस प्रोफेशन का इम्प्रेशन ही ऐसे है, एंड स्पेशली द टाइम व्हेन आई जॉइंड CA, तो उस वक्त तो पर्टिकुलरली ये इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड था कि ये तो बिल्कुल मेल के लिए है और फीमेल्स कैन नॉट एक्चुअली जॉइन दिस प्रोफेशन। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको पुरानी यादों में ले जाऊँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा हर तरह का स्टूडेंट, चाहे वो जो एस्पायरेंट है वो या जो ज्वाइन कर चुका है वो इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखे। अच्छा, जब आप अपना थोड़ा बचपन को याद रिकॉल करें तो क्या चीज़ ज़हन में आती है कि बहुत लाइक हाई फाई स्टूडेंट थी या एक एवरेज स्टूडेंट थी, और मैट्रिक किया या OA लेवल्स किया और उसमें क्या परफॉर्मेंस थी? मेरी बचपन से ही प्रोफाइल वाज वेरी हाई, टॉपर थी मैं क्लास में थ्रू आउट। और ना सिर्फ टॉपर थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन से नीचे तो बिल्कुल अगर आता था ना तो घर में जो है ना वो एक रोना पड़ जाता था मेरा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि अच्छा इससे पहले इसके थर्ड पोजीशन भी मेरे लिए जो है ना वो एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता था कि हाउ कम आई कैन कम एट थर्ड पोजीशन। ना सिर्फ मैं टॉपर थी, हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी और उसमें भी मेरी पार्टिसिपेशन 100% रहती थी। और एवरी मंथ वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, लाइक एवरी वीक कोई ना कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, इवन टू द एक्सटेंट जोक टेलिंग कॉम्पिटिशन्स भी हमारे हुआ करते थे। और मुझे होता था कि मुझे उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पे भी मुझे जो है ना वो लाइक टॉप पोजीशन पे ही जो है ना वो हमेशा आना होता था। सो आई यूज टू मेक श्योर कि हर एक्टिविटी में मैं पार्टिसिपेट करूँ, पोजीशन क्लास में भी हो और वहाँ पे भी पोजीशन हो। सिवाय एक एक्टिविटी के जहाँ पे मैं कभी भी टॉप पे नहीं आ सकी, वो हमेशा मेरी सिंगिंग कंपटीशन होता था कि वहाँ पे मैं आई एम जस्ट बाथरूम सिंगर टाइप ऑफ। तो उसके अलावा मैं हमेशा आई यूज टू बी एक्टिव एंड मैट्रिक किया मैंने। और मैट्रिक में भी फिर हमारा होता था कि हेड गर्ल की एक पोजीशन होती थी और फिर वहाँ पे भी सो आई वाज द हेड गर्ल व्हेन इन क्लास 10th। और दिस इज़ ऑल अबाउट माई। अच्छा, यानी आप बचपन से ही लाइमलाइट में रही और ये आदत आपने CA करने के बाद भी छोड़ी नहीं। एग्जैक्टली, मे बी यू कैन से दिस। अच्छा, क्या कहते हैं आप FSC की साइंसेस या आईकॉम किया और फिर कैसे प्लान किया CA में आने का? लाइक मेजॉरिटी ऑफ अस, लाइक जब मैंने भी ज्वाइन किया था CA तो तब भी मैं मेजॉरिटी यही सुना करती थी और मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा तो बचपन से ड्रीम था डॉक्टर बनने का। और मैं डॉक्टर बनने ही के लिए प्री मेडिकल था मेरा, FSC मैंने किया, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एडमिशन टू एनी मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद CA मैंने ऐसे ज्वाइन किया कि
आई हैड नो आइडिया अबाउट CA, बट मुझे सिर्फ ये पता क्या था कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड नोबडी कैन डू दैट। और पर्टिकुलरली जैसे मैंने अभी बताया भी, मेरे एक कज़न थे, ही वॉज फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, सो वो हमेशा वो उस पर काफ़ी, बल्कि मुझसे नाला भी होते हैं कि हर दफ़ा तुम मुझे कोट कर देती हो, बट सम हाउ आई जस्ट कोटेड फॉर द रेफरेंस और फॉर अदर स्टूडेंट्स कि उससे डिस्करेज नहीं होना। उन्होंने पर्टिकुलरली मना कर दिया मेरी अम्मा को, मेरी मम्मा को, ही सेड कि नहीं, दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, तो नहीं, ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर हर। So I just wanted to do it because I was told that this is very challenging, but this is something very prestigious. So that was something that really attracted me. I really wanted to do that. फिर जब उन्होंने मुझे ये कहा ना कि ये तो गर्ल्स, इसको this is not for girls. So then I said, what profession on earth girls cannot do? Then I dig down that what is the reason कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है. देन आई डिसाइडेड, और तो मेरे पास कोई पॉइंट था इसको ज्वाइन करने का, शायद मैं ना ही करती, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि ये तो गर्ल्स कर ही नहीं सकती, और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि दिस प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, और उन्होंने कहा कि ये बॉयज़ नहीं पास कर सकते, तो गर्ल्स तो इसको बिल्कुल नहीं पास कर सकेंगी। उसी पॉइंट पे मैंने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो ये मेरी जिद है, अब तो मेरी ये जिद है, आई विल डू दैट। और मज़े की बात यह है कि इवन टुडे, स्टैंडिंग टुडे, he is still not qualified and I am qualified. आपने जिद निभा ली है ना। मैंने so, जबरदस्त। अच्छा, फिर आपने जब CA ज्वाइन किया तो उसमें फिर एग्जाम्शन का सीन होता था, लोग देखते थे कि FSC की है, कुछ एग्जाम थे पेपर, या आपने नहीं, मैंने सारा थ्रू आउट फ्रॉम A to Z एक एक चीज मैंने पढ़ के पास की है, और एक दफा पास नहीं की, बार। क्योंकि उसमें जब आपने किया तो वो ABCD मॉड्यूल होते थे एट दैट टाइम, तो वो क्या कहते हैं उस टाइम पर, क्या कहते हैं, क्या मेरी तरह मैं तो इस मॉड्यूल C में भी फेल हुआ हूँ, मॉड्यूल D में तो 3 बार फेल हुआ हूँ, आपने भी ये वाला मज़ा चखा है कि नहीं? ओह यस, काफ़ी मज़ा चखा है उसका। और उसमें तो उस टाइम पे तो जो एक और बहुत बड़ा टॉर्चर हमारे ऊपर होता था वो ये था कि इफ़ यू हैव क्वालिफाइड, लाइक 4 पेपर्स हमने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, वी नेवर हैड दैट चॉइस कि एक पेपर दे दो बड़े मज़े से और उसको क्वालिफाई कर लो या पास कर लो। वी हैड टू अपीयर एट 4 पेपर्स, 3 पेपर आपके पास हैं, 4th पेपर पे अगर आपका D आ गया तो आपको बाकी तीनों पेपर्स भी रिपीट करने पड़ेंगे। तो इस तरह के भी मेरे साथ जो है ना वो बहुत दफ़ा मैं उस टॉर्चर में से भी गुजरी हूँ, और उसको भी जो है ना वो हमने पास किया है, अल्लाह का शुक्र है, थैंक गॉड दैट वी आर आउट। अल्लाह का शुक्र है, हो गया पास। हो गया। वो पॉइंट जब आपने CA इंटर या कैफ पास किया, वो पॉइंट था जिसके बाद आपने ज्वाइन करना था एक इंस्टीट्यूशन आर्टिकल्स के लिए। तो वो आर्टिकल ढूंढना क्या आप लोगों के लिए भी मुश्किल रहे, क्योंकि उस वक्त तो एक्सेप्टेंस भी बहुत कम थी कि लेट सिट नहीं करती लड़कियां, इनको तो फिर ना ही रखें तो बेहतर है। आपने भी चैलेंज देखा है ये वाला? नहीं, आई थिंक मेरे लिए वो इतना बड़ा चैलेंज जो है ना वो नहीं रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंज वॉज अ लिटिल डिफरेंट। इंडक्शन के पॉइंट पे मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज KPMG से मैंने आर्टिकल्स किए थे, एंड एट दैट टाइम KPMG वॉज एक्चुअली चेंजिंग देयर पॉलिसी। उससे पहले वो फीमेल्स की इंडक्शन नहीं करते थे, दैट इंस्टीट्यूट वॉज ओनली फॉर, कोई बैच उन्होंने कभी इंडक्ट नहीं किया था, 1 या 2 फीमेल्स थी, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। सो एज अ बैच प्रॉपर इंडक्शन दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज एक्चुअली कॉन्टेक्टेड बाय सम कॉमन फ्रेंड कि दे आर हायरिंग फीमेल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको ज्वाइन कर लो। उसमें बहरहाल ये ज़रूर था, because they wanted to hire only 3 females and in the queue there were a lot of females के जो join करना चाह रही थी। तो उसमें my induction process was quite seamless, like एक ही interview पे, और interview भी कोई इतना वो कोई tough नहीं था, and it was very comfortably आपने परफॉर्म मिल गई। या तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चैलेंज नहीं था, लेकिन बाद में बहुत से चैलेंजेस थे। मेरे पॉडकास्ट अब तक मैंने जितने किए ये पहली बार है कि किसी को इतनी आसानी से आर्टिकल्स मिल गए हैं। लेकिन ये भी एक गुड लक है। अब बाज़ वक़्त किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल आती है और आपके लिए वो ब्लेसिंग होती है और आप उसे ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स
चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली इस तरह से क्वेश्चन पिच करना चाह रहा हूँ कि फीमेल्स के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल इस हवाले से है कि किसी फादर के लिए ये तो बड़ा आसान है कि वो मैनेज कर ले कि बेटे सुबह 9 बजे इस ऑफिस जाना और शाम को वापस आना है। बट जब आपके क्लाइंट्स चेंज हो रहे हों और कभी एक दिन आप एक जगह पे पिक एंड ड्रॉप ले रहे हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आपके नहीं आज इधर नहीं फलां जगह पर आना है, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता ये? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैलेंजिंग चीज़ थी, वो चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि आई जॉइंट इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कल्चर ही नहीं था फीमेल्स को अकोमोडेट करने का, बिकॉज इट वाज ऑल बॉयज़ काइंड ऑफ कल्चर एंड दे इंडक्टेड गर्ल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज ओनली 3 गर्ल्स। सो वो वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज था। घर वाला जो चैलेंज था वो रिलेटिवली सिर्फ अम्मा की साइड से था, बट आई हैड फुल टाइम सपोर्ट फ्रॉम माई ब्रदर। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑफ सेम एज, 2 साल का हमारा फ़र्क था, एंड ही ऑल्सो जॉइंट CA, तो उसको सारी चीज़ें जो है ना वो पता थी। माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव इन फैक्ट, सो ही यूज टू गिव मी पिक एंड ड्रॉप और वेन एवर वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम माई ब्रदर एज वेल। तो वो चैलेंज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं आया। ही वॉज फुल सपोर्टिव एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग आउट, आई एम डूइंग माई एफर्ट्स। तो वो वाला इतना जो है ना वो नहीं, वो व्हेनेवर आई सेड कि मुझे इधर जाना है तो वो मुझे वहाँ ड्रॉप कर देते थे। वो चैलेंज बहरहाल ज़रूर होता था कि जब लेट सिटिंग्स थी, और मेरा एटीट्यूड जैसे मैंने बताया कि मैं खुद ही बचपन से ही बहुत पढ़ाकू टाइप थी, तो यहाँ पे भी मुझे था कि यू नो वाई फीमेल शुड बी आस्क्ड टू गो होम व्हेन एवरीवन इज़ वर्किंग, वाई आई शुड गो होम, तो मुझे आई शुड ऑल्सो वर्क। तो वो टफ टाइम में ज़रूर देती थी बाबा जान को, भाई को, तो उस पर मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहता था एंड ही यूज्ड टू बी सो मच अनॉयड कि उसको नीचे खड़ा है, 1 घंटे तक वो खड़ा है और मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं अभी तो मैं काम कर रही हूँ और हालांकि मुझे उस तरह से भी काफ़ी सपोर्ट थी। मेरे सीनियर्स भी कह रहे हैं कि भाई वो भी परेशान, वो शायद वो दुख समझ रहे थे वही बात है। कि भाई आपका नीचे हाँ। खड़ा हुआ है। तो वो वाला एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। वो फिर कहती थी कि नहीं आपको जब मैंने कहा था 1 घंटे बाद आना है तो वाई यू केम अर्ली, एंड दे वर डेफिनेटली कंसर्न कि इतनी रात हो गई है और तुम नहीं, यू शुड नॉट स्टे देयर। तो मैं कहती थी ओके फाइन, फिर आप आ जाओ, फिर आप ऊपर आ जाओ। तो ही यूज टू स्टे विद मी। तो वो एक चैलेंज तो डेफिनेटली जब लेट सेटिंग्स होती थी तो तब वो चैलेंज वो फेस करना पड़ता था, बट आई वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट कि काम है तो काम मुझे भी साथ में करना है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ना एक कमिटमेंट टू क्वालिटी है। अब बाज़ात ख़वातीन ना ये लीवरेज ले लेती हैं कि ठीक है, मैनेजर ने कह दिया चले ठीक है आप चले जाएं, इस हेड को हम खुद क्लोज कर लेंगे, लेकिन आपके एंड से तो ये ऑन द अदर साइड नहीं, ये मैंने अपनी क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह मैंने सारा काम किया मैंने उसके मुताबिक करना है, और आप उसको उस जो बेनिफिट था बीइंग अ फीमेल, मेरा ख्याल है आप उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो एक बेचारा बंदा है, पहले नीचे रहा फिर ऊपर आके बैठ गया, लेकिन आपने अपना काम परफेक्शन भी किया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसमें देखें अगर मैं उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ तो फिर दूसरी वाली साइड भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आई विल नॉट लर्न एंड आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन माई वर्क वट आई वॉन्ट टू डू। और उस वक्त भी बाबा जान ने एक दफ़ा बात की लाइक, और वो हमेशा करते थे अपने हर बच्चे के साथ भी, मेरे भाई को भी उन्होंने यही बोला, मुझे भी उन्होंने ये बोला कि लुक यू हैव एनर्जीज टुडे, इफ़ यू पुट इन एफर्ट्स टुडे यू आर गोइंग टू रीप देम टुमारो। और वो मुझे आज पे ऑफ कर रही है कि उस वक्त एनर्जीज भी थी, सपोर्ट भी थी, या वटेवर, थोड़ा सा पुश एंड पुल चलता रहा कि कभी भाई ने मुझे घसीट के ले गया कि भाई बस कर दो अब आज जो इनफ इज़ इनफ। लेकिन फिर भी जहाँ पे बन पड़ता था मैं घर जाके सारा काम उसको करती थी। सो वो जो एक्सेलेंस है अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिटर्न भी आपको फिर उस तरह से नहीं मिलेगा, आप लर्न भी नहीं करोगे, और फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको प्रमोशन मिले, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सैलरी मिले। सो व्हाई शुड एनी ऑर्गेनाइजेशन पे यू व्हेन यू डोंट नो हाउ टू डू अ वर्क। तो इसलिए फिर वो चीज़ मुझे थी, अंडरस्टैंडेबल थी। तो आई ट्राई टू पुट ऑल एनर्जीज नॉट ओनली ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई भाई एज वेल, ऑफ माई बाबा एज वेल, और घर वालों के भी। अच्छा, कुछ ना बड़े नाम हैं, बिग 4 फर्म्स हैं, EY, KPMG, PwC, अच्छा, और उसके अलावा कुछ उसके नीचे भी बड़े बड़े, क्रो है, रहमान सरफराज, GT। अच्छा, ये वाले जो नाम है, रियाज अहमद, ये सारे ऐसे बड़े नाम हैं कि जहाँ पर आपको आपका मतलब आपकी इंडक्शन हो जाए तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। अच्छा, सवाल मेरा असल में आपसे ये है
कि एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो वेल रिकग्नाइज नहीं है, बीइंग अ फीमेल आपने वहाँ पर अप्लाई किया, आपको वहाँ से ज्वाइनिंग कॉल आ गई, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अ गर्ल शुड कंसीडर बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म? देखिए इसमें मेरी सब फीमेल से यही रिक्वेस्ट होगी और एडवाइस यही होगी, डोंट गो आफ्टर द नेम ऑफ द फर्म, go after the name of the manager or the partner basically whom you are going to work, because वो चीज़ आपके लिए important है both professionally and from the other point of view as well, कि culture के point of view से। तो culture एक bigger organization का different हो सकता है, but जिस partner के साथ आपने काम करना है that is your concern only. If that partner or manager is ethically sound, professionally sound and technical, no matter name is big or small, you will learn and you will have peace of mind. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी चाहे वैसे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए एक थोड़ी सी दूसरी वाली साइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल्चर और सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर, सेफ साउंड सिक्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन कि वो किस तरह से है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेज, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो तब आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये गेज करना कि वो बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इन एन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इफ़ एनीथिंग कम्स, और आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके पास वो प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं तो तभी वो टेस्ट कर सकते हैं। बट एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, पर्टिकुलरली फीमेल्स को। या शायद एग्जिस्टिंग फीमेल से मिलना और पूछना कि ये इस डिपार्टमेंट में या इस जगह पर कैसे चल रहा है, चूँकि फिर वही बात है कि जो बड़े नाम होते हैं ना, उन लोगों को तो अपने नाम का भी होता है कि हमारी मार्केट में रिप्यूट ख़राब होगी, कोई भी कंप्लेंट आती है तो। लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी फर्म उतनी रिकग्नाइज नहीं होती, उनके लिए क्या कॉमन रूम सेपरेट है या नहीं है, या उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं बीइंग अ फीमेल, क्योंकि अगर आप फीमेल को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर एक लंबा चक्कर है, एक इदारे से आप एनओसी लें, दूसरे इदारे में जाएं, और वो एक लंबी प्रॉब्लम है। तो एक और बात है, वो पहलू यह है कि एक जनरल एजम्पशन है कि बीइंग अ फीमेल यू विल, आपको 5 बजे 6 बजे तक ऑफ चाहिए जो कि आपने अपने घर जाना है। यहाँ पर एक एंड तो यह है ना कि मैनेजमेंट जो है वो आपको इंसिस्ट करे कि आप अपना काम कंप्लीट करें, और दूसरा एंड एक ये है कि आप खुद बहुत ज़्यादा काम ना करें। और ये वाली बात कि ठीक है 6 बजे तो मैंने चले ही जाना है, जो लड़का बाइक पे है वो तो अपना काम करके ही निकलेगा, लेकिन मेरे अब्बू या मेरा भाई आ जाएगा मैं चल जाऊँगी, ये ना बाज़-औक़ात फ्रॉम द अदर वे अराउंड ये एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर इफ समबडी इज़ डूइंग दैट तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है ना वो इट विल नॉट बी अ गुड रिफ्लेक्शन एट ऑल। फॉर द टाइम बीइंग आप वो टाइम तो पास कर लेंगे बट आपकी रिप्यूट डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी अगर आपने वो इस तरह का इंप्रेशन छोड़ दिया है फर्म में, एंड इट गोज़ लॉन्ग वे, क्योंकि उसके बाद आपने जो है ना वो जॉब में जाना होता है, और जॉब में वो डेफिनेटली रेफरेंस चेक करते हैं। और कहीं पे इस तरह से बहुत से नॉट ओनली फीमेल्स बट मेल एज वेल, बहुत से तो ऐसी इंडक्शन मैंने खुद रिफ्यूज़ किए हैं कि बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम द फर्म। अगर फर्म के अंदर ये इंप्रेशन आ गया है कि आप काम चोरी कर रहे हैं, आप अपना प्रॉपरली डेडलाइंस को नहीं मीट कर रहे, एंड यू हैव एन एटीट्यूड कि नहीं बस काम हो रहा है या नहीं हो रहा, यू हैव टू लीव, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन हो जाता है। इसमें मेरी सजेशन जो है ना वो फीमेल्स को मैं जहाँ पे भी होता है मैं उनको ज़रूर ये चीज़ एडवाइस करती हूँ कि देखिए आपकी ये लिमिटेशन है दैट यू हैव पर्टिकुलर आवर्स जिसमें आपने करना है। सो ट्राई टू लर्न कि आपने एफिशिएंटली चीज़ों को कैसे कंक्लूड करना है उस टाइम पीरियड के अंदर, और आप अपनी हैबिट उस तरह से बना लें, टाइम मैनेजमेंट उस तरह से करें कि जब आपको पता है कि यू हैव एन असाइंड और डेडिकेटेड टास्क तो उसको आप कंप्लीट करें। हाँ, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी जब आपने रिव्यू करवाना है, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मैनेजर कि उनका टाइम कब अवेलेबल है। इफ़ इज़ अवेलेबल आफ्टर 6 देन यू हैव टू गेट इट रिव्यूड आफ्टर 6, बट आप उसको कम्युनिकेशन से, दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मैनेजर या सीनियर जो है ना वो उसका किस तरह का माइंड सेट है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप टॉक टू हिम, आप उससे सेटल करें कि ओके ये मुझे रिव्यू करवाना है बट आई हैव दिस लिमिटेशन, तो इफ़ यू कैन एक्चुअली रीस्केड्यूल इट अ लिटल अर्लियर, और लाइक इसको हम 1 आवर में कंक्लूड कर लें या वट एवर। सो यू नीड टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे।
आप उसके ऊपर लड़ना शुरू हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं, ये तो वैसे ही प्रोफेशनली साउंड नहीं है। तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो सच काइंड ऑफ एटीट्यूड इज़ नेवर एक्सेप्टेबल। सो यू हैव टू कम्युनिकेट, you have to put up your problem precisely on the table and come on the talks कि भाई ये है, हमें इसको रिजॉल्व करना है एक अच्छे तरीके से। चीज़ों को, वो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसको एक अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक फैक्टर था ये वाला, अब आपने जनाब आर्टिकल्स शुरू कर दिए हैं, सेटल हो गए, फॉर्म समझ आ गई। अब जब फॉर्म एक बार समझ आ जाए और आपको कल्चर की समझ आ जाए तो फिर सिर्फ एक ही रोना रह जाता है, एक तो काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर फॉर्म समझ आ गया और आप काम कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम ये कि काम है, छुट्टी उसको नहीं हाँ, मिली जिसने काम सबक किया, याद किया। सबक याद किया। अच्छा, वो एक तो काम ज़्यादा है और फिर उसके बाद एक प्रेशर चल रहा होता है इसका कि आपने 7 एग्जाम्स आपके सर पे आ जाते हैं। अच्छा, वो एक मल्टीपल प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद तीसरे एंड पे ये कि आप घूम फिर तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और चौथे नंबर पे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमा भी नहीं रहे क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रेशर्स जो है ना वो आर्टिकल में चल रहे होते हैं। उसमें फिर किस तरह से आइडली चलना चाहिए कि आप गो थ्रू कर दें उस ड्रिल से? ये बड़ा मुश्किल सवाल है बेसिकली, और इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर कोई सीमलेस सेलिंग अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू बी ग्रिल्ड, और आपको ग्रिलिंग होनी ही होनी है। सो आई रिमेंबर बहुत सी फैमिली की शादियां मैंने मिस की हुई हैं, एंड बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। कोई फैमिली फंक्शन है, घर में गेस्ट्स आए हुए हैं, बट यू कैन नॉट बी एट होम बिकॉज यू हैव एन असाइनमेंट टू क्लोज, यू हैव एन ऑडिट रिपोर्ट टू बी कंक्लूडेड। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कोई एज सच कोई एम्पिरिकल फार्मूला है जिससे हम इस सिचुएशन में से सीमलेस गुजर सकते हैं। ये ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, प्रायोरिटी यू हैव टू गिव इट टू वर्क, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि वो आपकी लर्निंग नहीं है। नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 आपकी रिप्यूट बिल्ड हो रही होती है, और आप अपने सीनियर को काम नहीं करके दे रहे होते तो एक तो आप अपनी लर्निंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और दूसरा आप अपना रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो, बिकॉज मैनेजर हैज़ रिलाइड ऑन यू और पार्टनर हैज़ रिलाइड ऑन यू एंड यू आर नॉट डिलीवरिंग। तो ये दिस इज समथिंग वेरी बैड इंप्रेशन दैट यू आर लिविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रायोरिटी तो काम को देनी है आपने फॉर श्योर। अगर आप नहीं देंगे तो आप खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो बैलेंस आप उसको किस तरह से कर सकते हैं कि देखिए, टाइम मैनेजमेंट नंबर 1। काम करना कोई इतना बड़ा जो है ना, काम हर बंदा कर लेता है, रो के करे, खुश होके करे। 2 चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। ये 2 चीज़ें अगर आपने सीख ली हैं तो फिर आपकी फैमिली भी है, फिर आपका क्रिकेट भी है, फिर आपकी जो है ना वो मौजे ही मौजे हैं। मैनेजमेंट आप कर लेते हैं। मैनेजमेंट आप कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि जो वर्क इन्वायरमेंट है, जिस असाइनमेंट में आप हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम देयर, चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं। लड़के दे यूज्ड टू गेट मोर, उनकी पूरी पूरी रातें भी लग जाती हैं, बट डेफिनेटली गर्ल्स के नॉट स्टे। तो वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें वहाँ पे, ताकि बिकॉज आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है, ताकि आपकी मेमोरीज भी वहाँ पे अच्छी हों। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेमोरीज और जो फ्रेंडशिप और जो एफिलिएशंस आर्टिकल्स में हमारी बनी है, इट हैज़ लास्टेड लॉन्ग। जॉब में आपको वो एफिलिएशन नहीं मिलती, और जितने मज़े हमने आर्टिकल्स में किए हुए हैं वो भी हमने जो है ना वो नहीं किए हुए, बिकॉज वो आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तो स्लैक टाइम होता है, आप ऑडिट में तो असाइंड है, क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और वहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा है, वहाँ पे बैडमिंटन भी चल रहा है। 2-2 घंटे ये भी डिसाइड होता है कि आज खाना क्या है। नहीं, वो ऐसे ही होता है। हम जाते थे, सुबह जाते, 7 से प्लानिंग शुरू हो जाती थी, आज लंच में क्या लंच का क्या करना। फिर लंच होता था, फिर उसके बाद का सारा टाइम जो है ना लंच पर डिस्कशन होती थी कि आज अच्छा था या नहीं अच्छा था, और मेन्यू बताया किसने है। तो वो लाइक दीज आर ऑल पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। तो उसके अंदर नॉर्मली ये कहा जाता है कि सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सोशल लाइफ आपकी ज़्यादा बनती है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे 10 लोगों की टीम एक ही रूम में बैठ के काम करती है? सो दैट इज़ द बेस्ट सोशल, और आप वहाँ पे जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो आपके बहुत आगे जाते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स के दौरान आपने क्वालिफाई किया, ये क्वालिफाई बाद में किया, और क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन के पेपर्स के लिए एफर्ट कैसे किया आपने? मेरा क्वालिफाई बाद में हुआ था। सो आई हैड फुल मॉड्यूल F होता था उस टाइम पे,
and it was a full module left to be qualified at that time. और जिस तरह से मैंने पहले बताया, लाइक मेरी जर्नी में भी मुझे एफर्टलेस पोजीशंस मिली हुई हैं. लाइक मैंने पैक्रा ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी अभी मेरे आर्टिकल्स 1 मंथ के रहते थे, और माई ऑफर लेटर वॉज इन माई हैंड. तो उन्होंने कहा कि आप पहले ज्वाइन कर लें. मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो मैं ऑन एंड ऑफ उनकी ट्रेनिंग्स होती थी तो उसके लिए मैं जाया करती थी. सो दे हैड दैट इन देयर माइंड कि अच्छा मुझे अभी जो है ना वो क्वालिफाई करना है. एंड इट वाज अ वेरी रिग्रेसिव काइंड ऑफ जॉब. वहाँ पे भी काइंड ऑफ लेट सिटिंग्स भी चल रही होती थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइम जॉब थी. सो आई यूज टू हैव नो टाइम फॉर स्टडीज़. और वो मेरे पेपर जो है ना वो काफ़ी ईयर्स तक जो है ना वो लिंगर ऑन होते रहे. एक काम बहरहाल मैंने ये किया कि कुछ भी हो जाता था, मैं पेपर नहीं मिस करती थी. मैं पेपर ज़रूर अटैम्प्ट करती थी. एंड एट टाइम्स देयर वर फ्यू अटैम्प्ट्स कि मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की हुई और सिर्फ मैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए जा रही हूँ. एंड आई यूज टू से और कुछ होगा कि नहीं होगा, एक एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस मुझे हो जाएगा. सो आई यूज टू डू दैट. और फिर मुझे उस पर जो है ना वो काफ़ी सब लोग कहते भी थे कि तैयारी तुम्हारी है नहीं है, वाई यू आर गोइंग. मैंने कहा नो, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट. बिल्कुल. असल में मुझे लगता है कि जो लोग कैफ लेवल पे या ट्रेनिंग लेवल पे होते हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि बाज़ों का जिस दिन पेपर होता है सिर्फ उस दिन की छुट्टी मिल रही होती है. तो इतने आप जब जॉब में जाते हैं तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है. और आप जब तक ट्रेनिंग कर रहे हैं तब तक तो आपको सब कह रहे हैं कि यार शाबाश पेपर दो. जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका एम्प्लॉयर कहता है कि मेरा तो काम हो रहा है, मुझे तो जो आपसे काम चाहिए वो मिल रहा है. बल्कि आपके क्वालिफाई करने से उसको नुकसान ही होगा, उसको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अब एक्सपेक्ट करेंगे मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, मुझे अपलिफ्ट किया जाए. नहीं, वैसे इस तरह से ये वाले जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आई यूज टू गेट प्रमोशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर. और वो उसके अंदर पेपर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था. बिकॉज व्हेन आई जॉइंड, अदान अफाक साहब, ही इज़ अ वेरी सीनियर नेम इन CA एज वेल. उन्होंने पहले दिन मुझे एक बात की थी, लोग हमारा you are CA. For us, that was required when we hired you. For us, that is it. Now you have to perform and you have to prove that you are CA. और वो मैं करती गई. तो वो एक दिन उन्होंने मुझे प्रमोशंस मिलती गई. एक दिन मुझे मिला कि why you are not qualifying. मैंने कहा because you are giving me promotion every time. And तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, this is it. Now I will have to get approval from SECP and you have to qualify. I go, you never asked me to qualify. Okay, if that is it. And same attempt I qualified. ज़बरदस्त. So ये scenario था. अच्छा, आपने पैक्रा के बाद, पैक्रा तकरीबन 8 लॉन्ग ईयर्स आपने वहाँ पर जॉब की है, जो ये शो करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वर्कलोड है और आप कंसिस्टेंसी से काम करते जा रहे हैं तो आपको ग्रोथ मिलती जा रही है माशाल्लाह. अच्छा, उसके बाद आपने जॉब स्विच की और आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गई. सनीफा ज्वाइन किया था पहले, एंड देन आई ज्वाइन ड्रीम. और सनीफा ज्वाइन किया और फिर उसके बाद नीम ज्वाइन किया. आप सनीफा में कितना अर्सा? 3 years I spent in Sanifa. But जो मेरा जर्नी था पैक्रा, एक तो ये था कि that was a very rich profile. I had a great exposure. Like I used to like ratings में मेरे सारा बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत अच्छा जो है वो हमने कमाल पेश किया था. उसमें काफ़ी हमने जो है ना डेवलपमेंट की इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत क्लोजली किया, कॉर्पोरेट्स के साथ. तो एक्सपोजर वॉज रियली रिच एंड आई वॉज लर्निंग अ लॉट. और वहाँ का जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था, फ्रॉम द ग्रूमिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड हाउ टू आर्ग्यू, हाउ टू प्रूव योर पॉइंट ऑफ व्यू. एनालिस्ट हैं सारे, एक से बढ़कर एक, और आपने अपना पॉइंट करना है. सो आई वॉज एक्चुअली enjoying that, and definitely I was being promoted every year. In fact, I used to get a lot of offers. वहाँ पे ही रहते रहते मुझे बहुत सी जॉब ऑफर्स आती थी, लेकिन वो somehow I decided वे मुझे रिटेन कर लेते थे या उस पर चला जाता था. सो सनीफा से भी मुझे खुद ही जॉब ऑफर आई थी. सो फातिमा ग्रुप एक्चुअली अप्रोच मी. फातिमा, निशात एंड सैफाई ग्रुप का जॉइंट वेंचर था और तीनों ही कंपनीज मेरी पोर्टफोलियो में थी. सो एवरीबडी न्यू मी वेरी वेल. एंड फातिमा प्रपोज माई नेम एज द फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, विच वॉज द हाइएस्ट पोजिशन. इट वॉज काइंड ऑफ CFO. It was actually CFO position, but they named it as finance business partner because they wanted somebody who is a non-conventional accountant and who can also work with them on the strategy side and who would work closely with the CEO and all that. So वहाँ से भी मुझे खुद ही ऑफर आई
जॉब की, और 3 इयर्स मैंने वहाँ पे किया. वहाँ पे भी मैंने कोई एक्टिवली जॉब सर्च नहीं की, बिकॉज डेफिनेटली तीनों ग्रुप्स ही एसोसिएटेड थे. तो और मुझे उसमें था कि अच्छा यहाँ से मूव करूँगी तो फातिमा ग्रुप है, निशाद ग्रुप है, या सफ़ायर ग्रुप है. सो लाइक आई वॉज वेरी ईजी कि अच्छा ग्रोथ पाथ इज़ वेरी क्लियर. फिर वहाँ पे रहते रहते ही रीम ने मुझे खुद जो है वो ऑफ़र की, उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया. तो आई जस्ट एक्सप्लोर कि अच्छा मल्टी नेशनल जेवी है और एक इंटरनेशनल ग्रुप है. सो आई जस्ट ट्राइड विद अ लिटिल हाफ हार्टेड कि अच्छा आई एम स्टेबल हियर, तो लेट्स देखते एक्सप्लोर हैं क्या होता कि है. क्या होता है ना. सो आई फाउंड आउट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, पे भी ज़्यादा कर रहे थे और सारे पर्क्स भी ज़्यादा थे. तो देन आई स्टार्टेड टू मूव ऑन. उन्होंने भी काफ़ी उस पर जो है ना वो रिटेन करने के लिए भी काफ़ी कुछ किया. देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आप थोड़ा सा जो है ना Move वो on कर देना मूव ऑन करना चाहिए और ग्रोथ को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए. अच्छा, अब ये जब आपने एक जॉब फिर दूसरी और उसके बाद तीसरी जॉब में जहाँ पर आप अभी भी हैं, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू स्विच द जॉब? नहीं देखिए, ये आपको ना दैट्स वेरी ट्रिकी. अभी जो मैं स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखती हूँ, और अभी जो हमारी यंगर जनरेशन है ना, वहाँ पे भी मैं ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा देखती हूँ. वो जो राइट टाइम है ना, वो बहुत ही हमारे अकाउंटेंट्स की तरह ना 2+2 4 उन्होंने बनाया हुआ है. 3 इयर्स जॉब करो, फिर उसके बाद स्विच कर लो. 5 इयर्स जॉब करो, फिर उसके बाद स्विच कर लो. I strongly discourage such kind of attitude, because you have to see your circumstances. You have to see what do you want, what you are gaining out of it, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसके क्या circumstances हैं. और लाइक मैं बहुत से बिग नेम्स को जानती हूँ हु आर डायरेक्टर फाइनेंस एंड हु हैव स्पेंट एजेस इन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव ग्रोन अ लॉट. तो अगर वो इस चीज़ के ऊपर फॉर्मूला के ऊपर काम करते कि 3 साल के बाद आपने ज़रूर उसको जो है वो स्विच कर लेना है, तो वो जिस पोजीशन पे आज हैं एंड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी एंड द टाइप ऑफ ग्रूमिंग दे हैव डन टू देयर सेल्व्स, तो वो शायद वो नहीं हो पाता. तो ये जो इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है, और एट टाइम्स यू बिकम हॉट पोटैटो कि यू आर जंपिंग फ्रॉम वन टू अदर, कि आपने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए, सैलरी नहीं है तो नहीं, मैंने जंप करते जाना है, विच इज़ रॉन्ग. तो आपको अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं और लॉन्जेविटी ज़रूर देखनी है कि लॉन्ग टर्म में आपने कहाँ पे जाना है. अगर आप कहते हैं कि मुझे आज ही इतनी सैलरी चाहिए, वट एवर द नेचर ऑफ जॉब टुडे इज़, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में लूज़ कर जाओगे. तो अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे आज इन्वेस्ट करना है तो मैं कल को उसके बेनिफिट्स रीप करूँगी, तो वो हमेशा आपको जो है ना वो पे ऑफ करती है. तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू. सो जिस तरह से मेरी अपनी जो करियर प्रोफाइल है या पाथवे है, उसमें पैकरा में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया. मुझे बहुत सी जॉब्स ऑफ़र हुई, और पैकरा का तो ट्रेडिशनली ये है कि वहाँ पे लोग 2 साल से 3 साल से ज़्यादा नहीं स्टे करते, बिकॉज दे डोंट पे. अब वो काफ़ी अच्छा पे करते हैं, तो हम अपने सीनियर्स को और उनको ये भी कहते हैं कि हमारी दफ़ा तो नहीं देते थे, अब आप उनको इतना अच्छा करते हैं. बट वो जो चीज़ थी, वो जो लर्निंग थी, जो वो प्रोफाइल बिल्डअप हुई है, वो आज पे कर रही है. सो दैट इज़ रिलेटिव कि आपको जो है ना वो डिसाइड करना है कि आपका पाथ कैसे होना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आर डिफरेंट. वाई? बिकॉज अल्लाह नोज यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ. तो ट्रस्ट अल्लाह, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सप्लोर करें, खुद को ज़रूर एक्सप्लोर करें, हैव फेथ इन अल्लाह ताला, और फिर आगे जो है ना वो उसके मुताबिक मूव ऑन करें. अच्छा, यानी देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट नो रूल, हार्ड, यू हैव ये टू पर्सन टू एनालाइज. पर्सन वेरी ये करेगा, आपकी सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टांसेस, और आपको खुद जज करना है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मूव, और आपने अपने क्राइटेरिया जो है ना वो खुद बनाने हैं. डन. अच्छा, एज ए फीमेल जनरली लोग कहते हैं कि ख़ास पॉइंट पर जाकर ना जो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं ना वो मेल ही पहुंच पाते हैं और फीमेल नहीं पहुंच पाती. आपने ना इस कॉन्सेप्ट को तो तोड़ के रख दिया है. आप क्या समझते हैं इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई कंसिस्टेंसी है, एफर्ट है, कुछ है? वो प्लीज़ हमारी फीमेल्स को गाइड करें. हाँ देखिए, एक तो आपने अभी बताया कंसिस्टेंसी इज़ की, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपने खुद को भी समझानी है और बाकियों को भी समझानी है. सी, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर हेयर टू वर्क,
जस्ट लाइक एनी अदर बॉय और अ मेल यू काउंटर पार्ट। और आपने भी अपनी जॉब को एक्सीलेंस के साथ ही जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ये बात ज़रूर है थोड़ा सा, बिकॉज एक स्टीरियोटाइप हमारा एग्जिस्ट ज़रूर करता है और उसको अटैच ज़रूर किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा हमारा कसूर है और 30% हमारा है, 70% अदर्स है, ठीक। क्योंकि वो परसेप्शन ये क्रिएट कर दी गई है, उन्होंने देखा है या आपके अपने माइंड से है कि फीमेल्स की बहुत सी लिमिटेशंस है, दे विल नॉट वर्क, सो यू विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि जो कम कर रही हैं तो वो तो बिल्कुल ही सोच छोड़ दें। यू हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू प्रूव योर सेल्फ that I can do better than my male counterpart. वो जो स्टीरियोटाइप है उसके दिमाग में कि यार इसने कितना काम करना है, ये अपने टाइम पे चल जाएगी, आपको उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू। अच्छा, एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उनके फादर उनकी मदर भी हैं। फादर और मदर ये कह रहे हैं कि एक रिश्ता है बहुत अच्छा, हम चाह रहे हैं हम इसकी शादी कर दें। बेटी अभी जो स्टूडेंट है उसकी वो भी कैफ लेवल पर है। अब मतलब मैं अभी इतना एल्डरली नहीं हूँ कि मैं उन्हें बताऊँ कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक है सोसाइटी और एक है टेक्निकल। अगर मुझसे वो कोई ऑडिट का टैक्स का सवाल पूछे तो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। अच्छा, मैं उस टाइम पर थोड़ा हो गया कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। सवाल मैंने रखा हुआ था कि मैंने कहा मैं किसी सीनियर फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछूंगा कि वो इसका क्या जवाब दे। उन्होंने कहा एक अच्छा रिश्ता है, अच्छी ऑप्शन है, आज है, बेटी पढ़ रही है, पढ़ती रहेगी, इसको हम शादी कर देते। करनी है, नहीं करनी, शादी करनी, क्या करना है? दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्चुअली लर्न द हार्ड वे। आई हैव द सेम इम्प्रेशन कि अगर शादी हो जाएगी तो आई विल नॉट बी एबल टू परस्यू माई करियर। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने उस चीज़ को जो है ना वो बैक साइड पर रखा। बट आई हैव सीन अ लॉट, ये नहीं कि कोई थोड़ा नंबर, आई हैव सीन अ लॉट मैनी नंबर ऑफ फीमेल्स टुडे जिन्होंने शादियाँ की और इनफैक्ट देर आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने इनफैक्ट शादी के बाद अपना करियर स्टार्ट किया, एंड हु आर नाउ ऑल्सो सिटिंग एट द टॉप एट द सेम लेवल। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। या तो ये होना कि आप ना करो बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड यू विल हैव टू डू बिकॉज यू नीड अ फैमिली, यू हैव टू मेक अप असिस्टेंट लाइफ। मेरा ये ख्याल है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बस आपको ज़रूर उसके अंदर चूज़ ये ज़रूर कर लेना चाहिए कि आप एक ऐसा बंदा आप तलाश करके दें अपनी बेटी को कि जो उसकी जो करियर एस्पिरेशंस हैं उसमें उसको जो है ना वो सपोर्ट करे। तो ऐसा माइंडसेट अगर आपको मिल जाता है, विच इज़ नॉट वेरी हार्ड दीज डेज, बिकॉज अब ज़माना बहुत चेंज हो गया है। अब तो इनफैक्ट लड़के खुद चाहते हैं कि उनको जो है ना वो प्रोफेशनल वाइफ्स मिलें। तो वो मेरा ये ख्याल है कि उसको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। यू शुड नेवर एडवाइज़ कि नहीं आप जो है ना वो नई शादी नहीं करें, बट यू कैन एडवाइज़ देम कि आपने शादी करनी है, आप उन बच्चियों की शादी करें, लेकिन किसी ऐसे बैकवर्ड माइंडेड के साथ नहीं करें कि जो उसका ये शौक़ है या उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उसको ना कर सके। बिकॉज हमारा कंट्री और इनफैक्ट ग्लोबल इकॉनमी ऐसी है कि जहाँ पे फीमेल्स हैज़ टू वर्क, दे हैव टू पुट अप देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ताकि वो उसको जो है ना वो हम आगे लेके जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑल्सो लर्न द हार्ड वे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे आजकल जो बेटियां हैं वो जब स्कूल से, कॉलेज से और प्रोफेशनल स्टडी से जब घर आती हैं तो वो कहती कि बस या मैंने पढ़ना है या मैंने जो है वो ये वाले घर के काम करने। यानी इवन अब रूटीन में तो माओ को पता होता है कि मेरी बेटी पढ़ के आई है, मैंने इससे कुछ उस पर कोई लोड बर्डन नहीं देना। बट एट टाइम्स कभी दावत है या कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, गेस्ट आए हुए हैं, तो एक मदर एक्सपेक्ट करती है कि वो जिस तरह बाप एक्सपेक्ट करता है कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा, ये मेरे से मेरी दुकान संभालेगा, इसी तरह मदर भी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि अल्लाह ताला मुझे बेटी देगा, ये मुझे दुख सुख में मुझे सपोर्ट करेगी। वो कहती है कि मैं क्या कहते हैं, मैंने सीए कर रही हूँ, मैं खुद भाई बन गया हूँ। तो मेरे से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपके साथ जो रूटीन के घर के मैटर्स हैं उसमें साथ दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे से कुछ एडवाइस करें। फिर वही बात है, जो आपकी बात है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि हम ये प्रोफेशनल स्टडीज़ इसलिए कर रहे हैं दैट वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग।
अगर आप बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है अपने प्रोफेशन में एंड यू आर प्रोग्रेसिंग, आप अपने घर में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आपका घर कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है और वहाँ पे आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टू। आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्शन दोनों साइड पे इक्वल जो है ना वो जाना चाहिए। तो इट डज़ नॉट मीन कि आप अगर बहुत पढ़ लिख गए हैं तो आपने घर का कोई काम जो है ना वो नहीं करना। आई रिमेंबर, और उसमें वैसे ना मदर्स का बहुत बड़ा जो है ना वो कंट्रीब्यूशन होता है। आई रिमेंबर कराची से आई वॉज कमिंग बैक आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स। हम जितने भी बैंक्स हैं उनकी रेटिंग्स करते हैं और रेटिंग्स करते हुए वी यूज टू हैव मीटिंग्स विद द CEOs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFOs, और बहुत ही हाई लेवल हमारी ना वो पूरा एक 2 वीक्स का होता था, एनुअल काइंड ऑफ ना, और बाई एनुअल। अब वो मैं आ रही हूँ लाइक कराची से टॉप नॉच पूरी क्रीम से डिस्कशंस, इकोनॉमी, हमने ये कर लिया वो कर लिया, रेट, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो फुल करके आई लैंडेड बैक संडे नाइट 12 o'clock, और रात के 12-1 बजे आई वॉज फुल टायर्ड। और वहाँ पे भी हमारी स्लीपलेस नाइट्स होती थी बिकॉज बहुत ज़्यादा काम होता था, बिकॉज बैंक इज़ अ वेरी ट्रिकी सेक्टर। और वो मेरा दिमाग बिल्कुल आसमानों पे, और आसमानों से ही लैंड करके, और अपर पोर्शन पे मेरा वहीं ऊपर ऊपर ही मैंने सारी रात गुजारी। एंड द नेक्स्ट डे वॉज संडे, और मुझे मम्मा से नीचे से आवाज़ें पड़ी हैं कि कम डाउन अर्ली, और आई वॉज लाइक अच्छा मेरी अम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो उदास हुई होंगी, आई हैव टू कम डाउन, और आई विल यू नो मेरे लिए रेड कार्पेट पे मेरा इस्तकबाल करेंगी। वो नीचे खड़ी हैं, जैसे आई केम डाउन उनके हाथ में झाड़ू था, उन्होंने कहा काम वाली नहीं आई, चलो घर की सफाई करो। और वो मेरी भाभी ने वो पिक्चर बना के वो ग्रुप में शेयर की, और एक साइड पे मैं बहुत प्रोफेशनली डिग्री पकड़ी हुई है और एक साइड पे मैं झाड़ू दे रही हूँ। बट आई वॉज डूइंग दैट, एंड पहले तो मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा आपको पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ। और मैंने कहा तुम जहाँ से भी आई हो इस वक्त तुम घर में हो, तो यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एट होम, एट होम एज वेल। सो वो उस वक्त तो वो काफ़ी हुआ, देन आई रियलाइज, और फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगा, एंड लिटरली आई फील रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज वो मुझे बैलेंस दिया मेरी पर्सनालिटी में, क्योंकि उससे पहले तो मैं किसी और ही उसमें थी, फिर मुझे वो आई फेल्ट रियली होमली, और मुझे वो मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो जो है ना एक कंप्लीशन जो है ना वो ज़रूर फील हुई। बट इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि अब क्योंकि हम फीमेल्स बाहर अगर कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो उसमें आपका भाई, आपका हस्बैंड या व्हाटसो एवर, तो वहाँ पे अब थोड़ा सा जो है ना वो भी कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, और तभी बैलेंस हो सकेगा। सो यू कैन नॉट कम होम एंड डू एवरी वर्क बिकॉज ह्यूमनली दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे जो शेयरिंग है और हस्बैंड एंड वाइफ का जो रोल फिर उसमें हो जाता है, या बहन और भाई का रोल हो जाता है, वो फिर इक्वल जो है ना वो फुटिंग्स पे होता है। अच्छा, मैं इस बारे में ये चीज़, बल्कि आपने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी कसम से। यानी मैं ना ये चीज़, अगर मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा, घर में जाके कोई ऐसा काम है जो मुझे करना है तो वो मुझे करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप जो भी हैं। आप जिस मर्जी मीटिंग से घर आए हैं, आपको अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करना पड़ जाएगा। इसमें कोई वो बात नहीं कि अब आप कहेंगे जी मैं तो उस सवा से नीचे नहीं उतरा था, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छी और क्या बात है कि उस जगह पर आपने वो रोल परफेक्टली प्ले किया है, exactly. और घर में आप घर वाला रोल परफेक्टली प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत परफेक्ट जिंदगी है जिसमें आप अपने रोल में बहुत अच्छा प्ले करें, और आपकी पर्सनालिटी को भी कंप्लीशन मिलती है अगर आप इसको सही तरह से रियलाइज करके जो है ना वो करें। अब उसमें एक बेटी का जो रोल है एहसास वाला अपनी मदर के साथ, वो कहीं ना कहीं उसको रहना चाहिए। यानी मुझे लगता है हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जब बेटी कमाने लग जाती है ना, तो वो बाप का बाजू बन जाती है, और माँ उस बेटी को ढूंढती रहती है कि ये मांगी तो मैंने थी, लेकिन ये मेरे शौहर के साथ से मतलब वो हो गई है, उसका कंफर्ट जोन बन गई है मेरा। नहीं, आई यूज्ड टू हियर दिस अ लॉट एक्चुअली, माय मम्मा आल्सो यूज्ड टू से दैट कि ये तो लाइक मेरा बाजू बनना चाहिए था, कि तो ये आपने जो है ना वो गलत काम जो है ना वो कर दिया है, तो लेकिन उसके लिए उनके पास झाड़ू है। जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ कॉन्वर्सेशन गपशप चल रही है, और आई होप कि ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो बेटी जो सुबह से शाम तक अकाउंटिंग है, उसने अगर बैलेंस शीट टैली कर ली है, तो वो घर आके ये ना समझे कि अब ये मेरे लेवल का काम नहीं रहा, उधर वो किया इधर ये करे, जैसे सबको करना चाहिए। इसमें ना सॉरी, इसमें मैं एक ज़रूर चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसमें ना एक आयत थी कुरान पाक की,
उसने दैट हैज़ एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ, माई कॉन्सेप्ट्स. एक ज़माना था जिसमें मेरा भी ये कॉन्सेप्ट था, बिकॉज मैं बहुत ही टॉपर हुआ करती थी और मुझे लगता था कि रोटियां पकाना सिर्फ उन ख़वातीन का काम है कि जो कुछ कर नहीं सकती, हु आर डम, ये उनका काम है. एक आयत और हदीस के कॉम्बिनेशन के साथ एक लेक्चर था, उसमें उसने मेरे कॉन्सेप्ट चेंज किए, वेरी पॉजिटिव चेंज. उसमें अल्लाह ताला ना बहुत क्लियरली लिखते हैं, बताते हैं हमें कि ये जो प्रोफेशंस के डिफरेंट कैडर्स हैं ना, ये अल्लाह ताला ने सिर्फ एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है. इसका अल्लाह ताला की रहमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है. अगर कोई चौकीदार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुतबे में छोटा है या वो जो काम कर रहा है वो छोटा है. वो इसलिए काम कर रहा है कि आप चौकीदार नहीं बन सकते, आपके पास वो स्किल्स नहीं है. तो डोंट लुक डाउन अपॉन दैट चौकीदार कि वो उसका कोई काम छोटा है. काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए होता है कि एक दूसरे के काम आ सके. एंड इट हैज़ एक्चुअली चेंज्ड माई लाइफ, माई कॉन्सेप्ट्स, माई एटीट्यूड विद माई सीनियर जूनियर्स. और घर में भी जो बहनें मेरी घर में काम कर रही होती थी या, so it has actually changed my life and I want everybody to actually implement that. अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाया है उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें. जबरदस्त. अच्छा, अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड, फ्लिप साइड ऑफ योर लाइफ चलते हैं. उसमें ना जो क्वालिटीज़ मैंने देखी हैं आप में, जिन्होंने आपको ग्रो करवाने में बड़ी हेल्प की है, उसमें ख़ास तौर पे एक नेटवर्किंग क्वालिटी है. एनआरसी में पहली बार एक फ़ीमेल जो है वो विन करे, इलेक्ट हो, और वो हो नहीं सकता कि वो एनआरसी के इलेक्शन हो और नेटवर्किंग ना हो. ये कैसे मुमकिन होता है और एक फ़ीमेल के लिए इसको करना कितना ट्रिकी है? नहीं, दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड द काइंड ऑफ वुमन आई हैव बीन. तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था मेरी स्कूल लाइफ से ही, बिकॉज मेल डोमिनेटेड एंड फीमेल्स फ्यू. नेटवर्किंग हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंजिंग फॉर मी कि आपने किस तरह से जो है ना वो नेटवर्क करना है. अब नेटवर्किंग की डेफिनेशन इज़ डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड डिफरेंट फॉर गर्ल्स. सो गर्ल्स को यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू नेटवर्क एंड यू डू हैव टू नेटवर्क. सबसे आसान चीज़ जो है ना वो ये होती है कि दैट यू आर प्रोफेशनल एंड यू हैव टू बिल्ड प्रोफेशनल कनेक्शंस. सो जो आपके टेक्निकल एरियाज़ हैं उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डिस्कशन करें. आई कैप में तो अब बहुत आसान हो गया है कि आई कैप में नेटवर्किंग के लिए आपके बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होती है, बट आप उसमें नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी होती है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फीमेल्स की पार्टिसिपेशन इज़ वेरी लो, इनफैक्ट वेरी वेरी लो. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट कि हम उस चीज़ को जो है ना वो इनकरेज करें. बट नेटवर्किंग इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग विल स्टार्ट फ्रॉम योर आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स में आपने जो है वो हेजिटेट नहीं करना. देखिए, यू विल हैव टू, सिंस यू हैव जॉइंड दिस प्रोफेशन, यू विल रियली हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंड सेट, मैं लड़की हूँ वो लड़का है, वो लड़का है मैं लड़की हूँ. सो इस माइंड सेट से आपने जो है ना वो निकलना है. रिलेशनशिप मेल फीमेल का एक ही रिलेशनशिप दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता. एंड दिस इज़ ऑल ओवर हियर, कि वो जो एक सिक मेंटालिटी है आपकी वो यहाँ पर है कि अगर किसी ने आपसे बात कर ली तो इट डज नॉट मीन कि कोई आपको जो है ना वो तंग कर रहा है, हरास कर रहा है. सो यू हैव टू चेंज दैट लैंग्वेज, यू हैव टू चेंज दैट टॉपिक एंड देन यू कैन एक्चुअली नेटवर्क. यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स. ये ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपको सम टाइम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है. ऑब्वियसली आप अपने एंड से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेने के बाजू का दूसरे के एंड क्या है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको डेफिनेटली उसके अंदर नहीं जाना चाहिए. आपको जो है ना वो गुमान अच्छा रखना है अनटिल एंड अनलेस कि कोई पर्टिकुलरली बात आपसे कोई खुद आके नहीं कह दे. एक तो आपने किसी और की बात के ऊपर जो है ना वो नहीं ज़्यादा तवज्जो देनी. आपको कोई खुद आके कुछ कह भी दे तो आपने उसको कॉन्वर्जेशन से और प्रोफेशनल एटीट्यूड से आपने उसको काउंटर कर देना है. और सबसे बेस्ट तरीका ये होता है टू इग्नोर अनटिल अनलेस समथिंग हैज़ हैपेंड, समथिंग वेरी स्वियर, और उसके ऊपर ओवर रिएक्ट आपने नहीं करना. सो यू डोंट हैव टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग.
और ओवर रिएक्ट तो आपने बिल्कुल कभी किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो नहीं करना. सो नेटवर्किंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर फीमेल्स, बिकॉज उनकी उस तरह से नेटवर्किंग नहीं हो सकती जितनी बॉयज के. दे हैव अ लॉट ऑफ एवेन्यूज. रात के 12 बजे तो सिगरेट पीना है, दूसरे लड़के के साथ खड़े होके 15 मिनट के बाद वो उसका दोस्त होगा. और यहाँ पे फीमेल्स को एक बहुत बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, आपने किसी लड़के से बात की नहीं तो दूसरे लड़के दूर से खड़े होके, उन लड़का और लड़की में कोई मसला नहीं है, वो दूर खड़े होके कॉर्नर पे ना खुसफुस और खीखी, और फिर वो उस बेचारे को जो है ना वो टाइट कॉर्नर करेंगे. ओ माय गॉड, यू वर टॉकिंग टू अ गर्ल एंड ऑल दैट. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत फेस हमें जो है ना वो करनी पड़ती हैं. लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें जो है ना वो वर्क करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है ना इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा. डिस्पाइट ऑल दिस हैपनिंग, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू स्पीक टू द बॉय, यू हैव टू कीप द कॉन्वर्जेशन इन अ लिमिट, जहाँ पे कोई थोड़ी सी और इट कैन हैपन फ्रॉम बोथ ईदर साइड, लड़के लड़की दोनों की साइड से हो सकते हैं. तो आपने उसको जो है ना वो कर्व करना है अपने एटीट्यूड से, फेस एक्सप्रेशन से. यू डोंट ऑलवेज हैव टू रिस्पॉन्ड, यू डोंट ऑलवेज हैव टू से, और इस तरह की चीज़ को तो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए. बस एक स्टिफ किस्म की जो आपने घुरी करा देनी है ना, आई थिंक दैट इज़ इनफ टू गिव अ मैसेज कि ओके यू नो ये जो है ना वो इट इज़ गोइंग आउट. सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ हिंड्रेंस करती है हमारी फीमेल्स को नेटवर्किंग में. दे डोंट ओपन अप. बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. आपकी जो लर्निंग टेक्निकल आपने करना था ना, सीए क्वालिफिकेशन में आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू ग्रो, टू लर्न व्हाट इज़ हैपनिंग, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस एवेन्यूज़ क्या क्या हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर, और आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और क्या चैलेंजेस आपको बिजनेस में अपने प्रोफेशन में आगे जाके आ सकते हैं, जिसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है. तो ये सारी चीज़ें आपको घर में बैठे हुए कभी भी नहीं मिलेंगी. उसके लिए यू हैव टू give a call to your acquaintance, your friends. You have to go out. और ICAP के avenues जो हैं वो those are very good avenues to join and network with them. ज़बरदस्त. क्योंकि ये नेटवर्किंग होगी तो फिर आप NRC के लिए इलेक्ट हो पाएंगे. इस वजह से मेरे लिए ये नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन बहुत क्रूशल था, और आपने इसको इतना वेल एक्सप्लेन किया. मैंने ये वाला एस्पेक्ट नहीं सोचा था कि वो लड़के और लड़की के लिए नेटवर्किंग में फ़र्क होता है. वेरी वेल एक्सप्लेन. That's for sure. आपने बहुत प्रोफेशनल रहना है अगर आप. Exactly. अच्छा, NRC एक है, एक SRC. कुछ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ बता देता हूँ कि ICAP की काउंसिल होती है. Yes. और काउंसिल एक ही होती है ICAP की, और उसके एक नॉर्दर्न रीजन है और एक साउदर्न रीजन है. Exactly. नॉर्दर्न रीजन NRC और साउदर्न रीजन SRC. Yes. अच्छा, मैं इसको वैसे किसी बच्चे को बताने के लिए कह रहा हूँ, जिस तरह MNA और MP होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह ही जो काउंसिल है वो MNA वाला सीन है, और जो ये रीजन्स हैं ये MPA वाला सीन है. तो हाँ, रीजनल लेवल पर तो 2 रीजन्स हैं. उसमें आप यानी ICAP की MP हैं, जो नॉर्दर्न रीजन है उसकी काउंसिल मेंबर है. ऐसे ही है ना? ऐसे ही है. अच्छा, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आप किस तरह से इलेक्ट हो सकते हैं? देखिए, इलेक्ट होना तो खुद को यानी कि नॉमिनेशन इज प्रिटी सिंपल, कि आपने खुद को नॉमिनेट करवाना होता है, फॉर्म्स भरवाने होते हैं ICAP मेंबर्स से, बिकॉज आप यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ICAP मेंबर्स. सो ICAP में आपने वो नॉमिनेशन पेपर्स जो है ना वो फिल करके देने हैं, एंड दैट इज़ द ओनली वे. एनीबडी कैन कम, नॉमिनेशन फिल करवाए और ICAP में सबमिट कराए दैट आई एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शंस. इलेक्शन कैंपेन करनी है, जो कि मेरे लिए काफ़ी हार्ड थी. एंड आई वॉज द फर्स्ट फीमेल. सबसे पहले तो ये मेरे लिए डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था कि मैंने करना है कि नहीं करना. लाइक एनी अदर फीमेल, मुझे उसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स थे. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज स्केयर टू माई कोर कि ये मैं इसमें जाऊँ कि नहीं जाऊँ. और डेफिनेटली आई वॉज ऑल्सो कंसर्न कि बीइंग फीमेल मेरे लिए क्या रिप्रिकॉशंस हो सकती हैं, कोई नेगेटिव मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ जो है ना वो बैडली रिफ्लेक्ट नहीं करे, बिकॉज दिस इज़ एट द एंड ऑफ द डे काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छा ये प्रोफेशनल हैं तो उस तरह की जो है ना वो कभी भी प्रॉब्लम्स जो है ना वो नहीं आएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ा बहुत हमें जो है ना वो फेस करना पड़ा. बट उसमें जो पॉजिटिव चीज़ ये थी, एक तो ये कि मेंटर्स थे, पेरेंट्स की दुआएं थी,
एंड माई मदर शी वॉज टोटली अगेंस्ट इट अच्छा कि नहीं करना तो नहीं करना, बट somehow आई मैनेज टू कन्विंस हर, बट शी वॉज क्वाइट अनहैप्पी अबाउट इट कि नहीं, इन सब कामों में तुम नहीं पढ़ो. नहीं, बाज़ औक़ात माँ बाप की दुआएं लेने बड़ी मुश्किल हो जाती है. लेकिन समथिंग हैपेंड जिसमें जो है वो लाइक एवरीथिंग इट वाज अगेंस्ट मी, बट अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थी दैट everything turned out to be, you know, opposite in my favor, because everybody responded so unexpectedly. They were kind of not believing what the other person or the other contestant was saying about me, because they knew me, because Pakra और मैं I was very well known in my profession. और जब मैं वो बात करी थी ना कि networking, उसमें हमेशा मैंने चीज़ों को professional ही रखा, और technically I was very sound. तो एवरीबडी न्यू मी ऑलरेडी, बिकॉज पैक्रा के प्लेटफॉर्म से मेरे पास सारे ऑलमोस्ट एवरी कंपनी की रेटिंग मेरे पास थी, एंड दे न्यू कि मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, और प्रोफेशनली आई मेंटेन अ स्टैचर कि वो जो भी एलिगेशन दे वर काइंड ऑफ यू नो पुटिंग ऑन मी, everybody was Refused कि viewing कि भाई नहीं 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 हो नहीं, सकता, that's ये नहीं not हो सकता. possible, this is something, you know, he's playing, you know, dirty politics. तो everybody responded, और वो by words of mouth इतना ज़्यादा spread out हो गया कि उल्टा सपोर्ट ही हो. उल्टा सपोर्ट हो गया, टू द एक्सटेंट आई वॉज द फर्स्ट फीमेल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, एंड आई गॉट हाईएस्ट वोट्स. तो आई वॉज स्केयर टू माई कोर कि भाई, और उससे पहले हिना उस्मानी ने साउथ से कौंसिल इलेक्ट किया था, एंड शी वॉज ऑल्सो फर्स्ट फीमेल. और मुझे समहाउ ये इम्प्रेशन था कि जो हमारी नॉर्थ है वो बहुत डेवलप्ड है, और वहाँ पे फीमेल एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फीमेल वर्किंग ऑलरेडी देयर. हाँ, तो हमारी जो पंजाब वाली साइड है या नॉर्थ वाली साइड है, यहाँ पे चीज़ें, मेरा इंप्रेशन ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है, एंड इट वॉज हर फर्स्ट इलेक्शन, एंड यू नो वहाँ पे वो नंबरिंग जो थी वो हार्डली उस तरह से थी. और मुझे भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं 5वें नंबर पे आ जाऊं तो बहुत कोई जो है ना बहुत बड़ा कारनामा होगा. एंड व्हेन द रिजल्ट केम आउट एट एवरी अदर पॉइंट, अम्मा मुझे कॉल करी थी, रिजल्ट आया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं आया. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज कि हाउ कम शी इज़ सो मच इंटरेस्टेड अबाउट इट, बिकॉज शी न्यू ऑल दैट पेन दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, कि मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, लेकिन उसमें भी मुझे जो है ना वो थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है. तो व्हेन द रिजल्ट केम एंड शी वाज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, जब मैं घर गई तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको थी दैट आई हैव, यू नो, सेल्ड थ्रू. तो दैट मे बी बिकॉज उनकी फिर साथ में दुआएं थी और वो सब चीज़ें थी, एंड एक्चुअली दैट प्रूव्ड कि भाई इतना इलेक्शंस के अंदर जो है ना वो आप कितना भी डर्टी प्ले कर लें, लेकिन हमारे मेंबर्स जो हैं लाइक दे आर प्रोफेशनल, दे आर प्रोफेशनल, एंड दे डू रिकॉग्नाइज कि एक तो ये भी चीज़ थी कि और इलेक्शंस भी फेयर होते हैं. हाँ, वो तो हमारा ICAP का प्रोसेस इज़ वेरी very ट्रांसपेरेंट, और हमारे जो इलेक्शन कमेटी थी दैट वाज आल्सो वेरी, यू नो, प्रेस्टिजियस कमेटी, और चीज़ें जो है वो बहुत प्रोफेशनली एट दैट टाइम, वाइस प्रेसिडेंट दे वर ऑल, यू नो, वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी गुड. सो वो सब चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे इन प्लेस थी. सो मेरा ये ख्याल है कि हमें ज़रूर आगे आना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर प्रोफेशनल, एंड पर्टिकुलरली हमारी फीमेल्स को ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि हम आगे आएंगे तो ये कल्चर चेंज होगा. अदरवाइज वी आर नेवर गोइंग टू पेव द वे फॉर द यंगर जनरेशन. और ये ऐसे ही एजिस से देखें, 1961 से आज तक कभी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो कभी भी चेंज नहीं होगा. मैं सबसे ज़्यादा आपको एडमायर करता हूँ कि आपने क्राफ्ट किया ये रास्ता. आपके बाद आने वालियों के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह. और उससे अच्छी बात ये कि व्हेन यू आर ऑन द टॉप ऑफ इट, तो आप बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वालों के लिए आसानी हो. जिस तरह से आप वुमेन जो है वो कमेटीज हैं, वुमेन कमेटी है, फिर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है वुमेन, और इस तरह से बहुत एक्टिव हैं आप खास तौर पे, और आप इस तरह इंगेज कर रहे हैं वुमेन को, मेक श्योर कि उनके लिए एक रास्ता बने. ताकि वो, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि एक टाइम था जब सुना था कि यार बाहर के मुल्कों में जो खवातीन है ना वो स्कूटी चलाती हैं, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे भी शुरू हो गया. देखिए अब सब लोग चल रहे. अब कोई बंदा अगर बाइक पे है, उसके साथ एक खातून स्कूटी चला रही है, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि ये उसकी रूटीन है. तो ये एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है.
और जिस तरह से आपने हार्डवर्क किया है, मेक श्योर करें कि ये एक बार सब लोगों को पता हो कि ये यहाँ इस प्रोफेशन में वुमेन एक नोटेबल रोल प्ले कर रही हैं। उसके लिए आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मेरा ख्याल है कि आपके आपके बाद जो भी वुमेन आगे बढ़े वो उनको आपका हमेशा थैंकफुल रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली अच्छा, इसमें मैं आई वुड डेफिनेटली एड वन मोर पॉइंट कि ये जो मेरा स्टेप भी है, ये एक्चुअली सपोर्ट है मेरी फीमेल मेंबर्स की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड फ्यू मोर वर इंटरेस्टेड टू कॉन्टेस्ट, देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हम में से कोई सिर्फ एक जो है ना वो अब स्टेप अप होगा। सो ये उनका भी कंट्रीब्यूशन है। सो लाइक और उसमें हमने कहा कि हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ कि ओके, सो फुल सपोर्ट जो है हम सब की जो है ना वो लाइक यूनी डायरेक्शन होगी। सो वो लाइक हम फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफिकेशन में फर्दर 3-4 फीमेल हो जाती है, किसी को भी वोट ज्यादा ना मिलता डिवाइड तो हो जाने फायदा। से, हाँ वो डिवाइड हो जाने से, सो उसमें फिर सब लोगों ने फिर दे हैव बीन वेरी काइंड कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमारा यू कॉन्टेस्ट एंड ऑल आवर सपोर्ट इज विद यू। तो अच्छा, एक बात जो आपके बारे में बड़ी यूनिक है, मैं देख रहा था कि इलेक्शन पे अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसकी अपनी फर्म है और उसको ये मसला नहीं है कि आई कैप में भी जाना है और उसने फर्म में भी जाना है, उसने फर्म वाला काम फ़ोन घुमा के निपटा देना है। अच्छा, आपके केस में आप एक मल्टी नेशनल की CFO हैं, आपकी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए उसकी एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और नेटवर्किंग भी करते हैं, जान भी मारते हैं, इलेक्शन जीतते भी हैं और फिर उसके बाद नोटेबल रोल भी प्ले कर रहे हैं कमेटी में। एक होता है ना कि इलेक्शन जीत गए, अल्लाह पाक शुक्र, अब बाकी ज़िंदगी तो जैनमाज पे ही गुजरेगी, ऐसा नहीं। आपने बाकायदा है उसके बाद नोटेबल रोल प्ले किया है, यानी जहाँ पर कहीं CA वुमेन का नाम आया तो मैंने वहाँ पर आपको हमेशा देखा है माशाल्लाह। और इस सब को आपने कैसे मैनेज किया, ये भी एक आर्ट है। ये डेफिनेटली इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई मीन दिस वाज नॉट एज इजी, लेकिन इजी हो गया है। इनफैक्ट कॉन्टेस्ट करने से पहले ही आई वॉज वेरी एक्टिव एट आई कैप डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उसमें जो मेरी मोटिवेशन और ड्राइव थी वो ये थी, और जो अभी भी है, दैट आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई प्रोफेशन। कि जॉब पे तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे। इनफैक्ट यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, मेरी उसकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें किसी सीनियर ने उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी बुरा भला भी कहा, लेकिन हालांकि वो दैट इज़ माई माई की मोटिवेशन कि आपने अपना टाइम और वो चीज़ इन्वेस्ट करनी है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने जो है ना वो ज़कात देनी है, तो जो आपकी सबसे प्रीशियस चीज़ है ना वो आपने देनी है, एंड दैट इज़ मनी। लेकिन हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए मनी से भी ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है वो होती है आपका टाइम होता है, वो आपकी एनर्जीज होती हैं। यू आर यंग, यू हैव ऑल द टाइम अवेलेबल टू अर्न मनी आउट ऑफ इट। तो ये जो स्पेंड है, और अल्लाह ताला ने भी और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ जो है ना वो टाइम एंड अगेन ये चीज़ हमें समझाई है, बताई है कि दिस इज़ नॉट ओनली मनी दैट यू स्पेंड फॉर द कॉज, फॉर द सोशल, to the society, but this is your time, this is your energies which are more prestigious, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स जो है उसमें। सो वो लाइक मेरा हमेशा से है। और सोशल एक्टिविटीज़ नॉट ओनली आई कैप, मेरी अदर सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें जो है ना मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। आई डू कंट्रीब्यूट विद एन NGO जिसमें हम डिफरेंट और इसी तरह के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को लेके चलते हैं। सो इनिशियली जब मैंने आई कैप की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को किया था तो विद दैट इंटेंशन दैट आई हैव टू कंट्रीब्यूट, जस्ट लाइक आई वॉज कंट्रीब्यूटिंग टू अदर कॉजेज़ के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर लिया, उनको हेल्प आउट कर दिया, उनको मेंटोर कर दिया, किसी स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर दिया, गाइड कर दिया एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आई स्टार्टेड विद दैट। वो फिर करते 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 जो है ना वो ज़्यादा चीज़ जो है ना वो बढ़ गई और फिर वो इलेक्शन तक चली गई है। नाउ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जो है ना वो उसके अंदर करना है। सो बैक एंड पे एक तो मोटिवेशन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मोटिवेशन क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो। सो द रियल मोटिवेशन इज़ दैट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड टू द प्रोफेशन पर्टिकुलरली। अच्छा, दूसरी जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड है दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। आपने जिस तरह से कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो।
सो वो जो टाइम मैनेजमेंट है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे आपने प्लेस करना है और उसको जो है ना वो आपने टाइम देना है। अगर आपकी कोई असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट है, कोई इवेंट आपने प्लान करना है, तो वो दोनों चीज़ों को आपने जो है ना वो साथ में लेके चलना है। सो आई कैप का ये है कि आई कैप हैव अ डेडिकेटेड स्टाफ वर्किंग ऑन इट. I have a dedicated team because I am at top position here and I am at top position over here. तो I can control both these. अगर मैं इन दोनों चीज़ों को लूज छोड़ दूंगी, किसी एक भी चीज़ को लूज छोड़ दूंगी, तो वो लूज हो जाएगा. So you have to take control of everything in your hand and then you have to manage. सो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केड्यूलिंग ऑफ थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को करना है. आई डू फेस चैलेंजेस एट टाइम्स. आई हैव टू रिफ्यूज़ कॉल फ्रॉम एनी मेंबर आस्किंग मी कि आप इसको करें. सो आई हैव to request them okay, I will get back to you and I will look into it. And at times I also have to refuse a call from my CEO. I'm at stage, I'm at stage, I'm in panel discussion, so I will call you back, but I make sure कि दोनों चीज़ें और पर्टिकुलरली मेरी जो कंपनी की असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर किसी किस्म का डिले नहीं आए. और यहाँ पे भी जो हमारी आई कैप की जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकूँ, मैं कंपनी को मैनेज कर सकूँ, उसको रीस्केड्यूल कर लूँ, उसको रीस्केड्यूल कर लूँ, सो आई डू दैट. वो आर्टिकल्स की हुई मेहनत ना मुझे लगता है वो हर जगह पे कहीं पे ऑफ कर देती है जहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे. ज़बरदस्त. एक एक चीज़ जिस तरह मैंने प्लान किया कि मैं इस तरह से पूछूं, आपने उससे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसको बताया. आपका बहुत शुक्रिया. वन लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि आप अपनी फीमेल जो सी एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, एक थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग प्रोफेशनली, सी इज़ द बेस्ट चॉइस. दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ अ वाइट कॉलर जॉब और आपका जो भी इंटरेक्शन होता है वो वाइट कॉलर पीपल और एजुकेटेड पीपल के साथ होता है. सो हमारी जो फाइनेंस की पोजीशंस होती हैं, एक तो ये बहुत वाइब्रेंट होती हैं, आपको वो चैलेंजेस नहीं होते. आई रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन आज मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ वो आर डॉक्टर, सो दे हैव टू डील विद somebody very illiterate kind of people. They get very hard time to explain them कि अगर कोई चीज़ गलत हुई तो गलत हुई, और गलत हुई तो बंदे की लाइफ गई. तो यहाँ पे लाइफ जाने का कोई मसला नहीं है. ऑल्दो पैसे ज़रूर जा सकते हैं किसी के, एंड वो दे विल बी आफ्टर यू, और वो आपके अंदर से पैसे ज़रूर निकलवाएंगे अगर उनका नुकसान हो जाएगा. बट डेफिनेटली वो रिस्क नहीं है जान जाने का और वो सब चीज़ों का. अगर किसी के पैसे बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत दुआएं मिलेंगी. सो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर फीमेल्स. आई मीन अगेंस्ट एनी अदर प्रोफेशन. इंजीनियरिंग में आपको बहुत टफ टाइम मिलता है, आपको धूप में जाना पड़ता है, आपको बहुत सी चीज़ों पे जो है ना वो करना पड़ता है. बट यहाँ पे यू आर इन ऑफिस, यू आर इन एजुकेटेड पीपल, दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस, जो आपकी ऑनर है, जो आपको पे बैक मिलता है, पैसे भी मिलते हैं आपको और अच्छे पैसे मिलते हैं वर्सेस अदर प्रोफेशंस. तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर फीमेल्स. और मुझे लगता है कि जिस तरह से चीज़ें अब ऑनलाइन की तरफ आ गई हैं, अभी तो बहुत आसानी हो गई है. बहुत से लोग ऑनलाइन वर्किंग करके, ये डॉक्टर के लिए शायद ऑनलाइन वर्किंग उतनी आसान नहीं है जहाँ पर उसे फिजिकली इंस्पेक्ट करना है चीज़ों को. सीए में तो इसका बहुत एज है. और इसका सब जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चे घर में बच्चियाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं मैम, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. और जो पैशन जिस पैशन के साथ आप इस एनआरसी में हैं और काम कर रहे हैं, वो आज की सारी पॉडकास्ट में झलक भी रहा था. और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे. इंशाल्लाह आप आगे हमारे प्रोफेशन के लिए काम करें, फीमेल्स के लिए काम करें, उनके लिए आसानियाँ करें, और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करें. Thank you so very much, Ali. Thank you so very much for inviting over. And this is my pleasure to share my insights for my younger students, for aspiring. And I really wish best of luck to all of you. And I really wish that I see many more good names and growing names in the future. जी, अपने लिसनर्स को यही कहूँगा कि मैंने तो यही देखा है कि वो रीज़न जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि व्हाट इज़ द रीज़न, के ये कहा जाता है कि गर्ल्स पीछे हैं, और उन्होंने प्रूव किया है एंड देयर इज़ अ रीज़न टू इट. और वो रीज़न क्या है, इसके लिए पॉडकास्ट ध्यान से देखें. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.